हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है वैदिक कल्चर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि वैदिक एज में हमारा लाइफस्टाइल कैसा था, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था ब्रॉन्ज एज के बारे में, जहां पे हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैदिक एज कब से कब तक चली हुई है, तो वैदिक एज जो है इसको हम लेंगे 1500 से 600 बीसी तक। ठीक है। अब इस वैदिक एज को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आता है हमारे पास अर्ली वैदिक एज और दूसरा आता है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में हम लेते हैं जैसे 1500 से 1000 तक ले रहे हैं, आगे 1000 से 600 तक ले रहे हैं। अब देखो, हमने क्या किया, वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कुछ तो ऐसा हुआ होगा बीच में कि हमें इस वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। तो यहाँ पे होती है ये जो 1000 बीसी के बीच का अराउंड का टाइम होता है, यहाँ पे होती है लोहे की खोज। ठीक है। इंसान ने लोहे की खोज की और लोहा आज भी, आज के टाइम में भी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट मेटल है। तो उस टाइम जब लोहा मिला तो इंसान की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया। ठीक है। इंसान ने बेटर डेवलपमेंट करी। यही रीजन था कि हमें जो है वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, या फिर हम दो चेंज देखते हैं आफ्टर 1000 बीसी यहाँ पे। ओके, चलिए यहीं पे डिस्कस करते हैं। अब वैदिक एज में जिन लोगों के बारे में हमने पढ़ना है वो है आर्यन। ठीक है। आर्यन शब्द का मतलब ही होता है सुपीरियर या सभ्य, जिनको बोलते हैं ऐसे लोग जो खुद को दूसरों से सभ्य या सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, जो दूसरों से सुपीरियर है वो हो गया आर्यन। ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि भाई ये तो ठीक है, तुम वैदिक एज के बारे में बता रहे हो, वैदिक पीरियड के बारे में बता रहे हो, पर तुम्हें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, पता कैसे लगा? देखो, सबसे बड़ा सोर्स तो हमारे पास वेदा खुद ही है। ठीक है। हमारे पास चार वेद प्रेजेंट है, उन चारों वेदों से हमें वैदिक एज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ, ठीक है, एक जैंद अवेस्ता नाम का टेक्स्ट है, ईरानी टेक्स्ट है, ईरान का सबसे पुराना टेक्स्ट है जैंद अवेस्ता, जो 1400 बीसी के अराउंड ही लिखा गया है। उससे भी हमें इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। अब देखो, ये है 1400 बीसी और हम बोल रहे हैं कि 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच का जो टाइम है वो वैदिक एज है। ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन लिखी गई वो सारी रिलायबल है, हम उसको मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, हमने बोल दिया भी अच्छा इस एरिया में जो थे आर्यंस रहते थे, पर क्वेश्चन ये है अभी ये आर्यन थे कौन, कहाँ से आए, क्या ये यहीं के रहने वाले लोग थे या ये कहीं और से आए? अब आर्यंस को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी, सबने अपने अपनी राय दी। ठीक है, अपनी अपनी बातें बोली कि यहाँ से आए वहां से आए। ठीक है, वही देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए, जो एसी दास है उनका कहना है, उन्होंने दी एक सप्त सिंधु थ्योरी। सप्त सिंधु थ्योरी, जिसमें ये मानना है कि सप्त सिंधु के अराउंड में ये लोग रहते थे। देखो, यह सप्त सिंधु का एरिया, इसको हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब सप्त सिंधु कौन है? ठीक है, जो हमारे पास ये नदियां आ गई, इंडस, झेलम, ब्यास, चिनाब, ठीक है, रावी आ गई, सतलुज आ गई। ठीक है। यहाँ पे 7 नदियां होती हैं जो मिलकर के सप्त सिंधु बनाती हैं हमारे पास। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी बताई मैंने? इंडस बताई, झेलम बताई, चिनाब, रावी, ब्यास, ठीक है, सतलुज बताई। एक नदी आपके पास है जिसको हम मानते हैं कि अब वो नहीं है, सरस्वती। या तो वो है नहीं, विलुप्त तो हो गई है, या कई बार हम ये मानते हैं कि सरस्वती जो है वो इनलैंड फ्लो कर रही है, जमीन के नीचे से फ्लो कर रही है। या तो सरस्वती विलुप्त हो गई, या तो सरस्वती जमीन के नीचे से फ्लो कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 7 नदियां हैं ये मिलके क्या बनाएंगी हमारे पास? सप्त सिंधु। ठीक है। इंडस, ठीक है, ये सारी मिलके बनाती हैं सप्त सिंधु। तो ये सप्त सिंधु की थ्योरी किसने दी थी? एसी दास ने दी थी। अब मैक्स मुलर बोलते हैं कि आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया से, और जो सबसे ज्यादा जिस थ्योरी में हम विश्वास रखते हैं वो ये मैक्स मुलर की ही थ्योरी है। मैक्स मुलर ने बोला सेंट्रल एशिया से आए।
ठीक है। आज देखो, चलो ये तो पुरानी बात है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम बहुत सारे और भी तरीके हैं ये पता करने के कि ये लोग यहीं के रहने वाले थे या नहीं। तो जब डीएनए टेस्टिंग की गई तो इससे पता चला कि हाँ, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, सेंट्रल एशिया वाली ये जो मैक्स मुलर की थ्योरी है ये बिल्कुल सही है, और ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। सबसे ज्यादा हम इसी थ्योरी में विश्वास रखते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने बोला भी आर्यनाइज आर्कटिक ओशन, जो आर्कटिक वाला रीजन है वहां से आए थे। फिर हमारे पास आते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि ये लोग आए थे तिब्बत से। विलियम जॉन्स, इन्होंने बोला भाई ये यूरोप से आए थे, ठीक है। रॉड्स ने बोला था ये बैक्टीरियन थ्योरी थी, बैक्टीरिया से आए थे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट या मेन थ्योरीज जो आपने याद रखनी है, मैक्स मूलर की, ऑफ कोर्स ये तो आपने याद रखनी है, क्योंकि आज हम जिसमें विश्वास रखते हैं सबसे ज्यादा वो यही मैक्स मूलर की थ्योरी है कि आर्यन कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक की भी एग्जाम में आ जाती है, आर्कटिक रीजन वाली। दयानंद सरस्वती की तिब्बतियन। तो एटलीस्ट आपने ये तीनों तो अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आती है पेपर में और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे यही चीज, सेम चीज डिस्कस कर रहे हैं हम कि अब ये जो इंडो आर्यन थे ये रहे कहाँ पे, ठीक है, कौन से एरिया में इन्होंने रहना स्टार्ट किया। देखो, अफगानिस्तान वाला एरिया आ गया, ईस्टर्न अफगानिस्तान, मतलब कि ये वाला, ये जो ये एरिया है यहाँ पे, ईस्टर्न अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है। अफगानिस्तान में रहते थे, ठीक है। अफगानिस्तान की कौन सी जगह, जो काबुल रिवर है ना वो फ्लो करती है यहाँ पे, तो उसके अराउंड रहते थे। अफगानिस्तान हो गया। फिर पंजाब वाले एरिया में बसे ये, ठीक है। यूपी में बसे हुए थे ये लोग, ठीक है। अफगानिस्तान की नदी अगेन, काबुल नदी कहाँ पे फ्लो करती है, काबुल का ही पुराना नाम है कुंभा, ठीक है। तो काबुल नदी के अराउंड ये बसे हुए थे, इंडस रिवर के अराउंड बसे हुए थे। और इसके अलावा हमारी जो ये 5 नदियां भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिस रीजन में आर्यन बसे थे, जिस एरिया में आर्यन रहे थे, उसको बोलते हैं सप्त सिंधु, ठीक है। और अगर इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ करके देखें ना, तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जहां पे ये बसे हुए थे वो था कश्मीर, ठीक है। कश्मीर से अब अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट हम लेते हैं तो राजस्थान वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इधर वेस्टर्न वाला एरिया तो अफगानिस्तान जो हमने अभी स्टडी करा, ठीक है। और ईस्टर्न वाला एरिया देखने को मिलता है जहां पे गंगा रिवर का बैंक है, ठीक है। तो ये जो सारा एरिया आया, इस एरिया में आर्यन मेनली बसे हुए थे, ठीक है। पूरे भारत में नहीं फैले हुए थे, ये मेजर रीजन है जहाँ पे आर्यन रहते थे। कश्मीर से लेके राजस्थान, अफगानिस्तान से लेके गंगा का जो किनारा था, इस एरिया को इन्होंने कवर किया है। और ये ऊपर जो है सेम चीज ही आपको दिखाई गई है, ओके। अब मैंने क्या बोला कि वैदिक एज को हम करते हैं, एक मिनट में इंक ले लूं ताकि बेटर शो हो, हाँ। तो वैदिक एज को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। क्यों करा हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड, क्योंकि 1000 बीसी के अराउंड हमें मिला लोहा, ठीक है। लौह अयस्क भी इसको बोलते हैं, आयरन मिला था हमें, ठीक है। तो इसके कारण ट्रांजिशन आई, बाद में लोगों ने डेवलप करना शुरू किया, इसीलिए वैदिक एज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक। अब अर्ली वैदिक के आगे देखो यहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड लिखा है, ये क्यों लिखा है इन्होंने यहाँ पे, हमने ऐसा क्योंकि अर्ली वैदिक पीरियड में जो वेद डेवलप हुआ था वो ऋग्वेद था, ठीक है। और अर्ली वैदिक पीरियड की अगर तुम्हें इंफॉर्मेशन लेनी है तो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ऋग्वेद से इस टाइम की, ठीक है। ये टाइम कौन सा लेंगे हम, 1500 से 1000 बीसी के बीच का जो टाइम है उसको हम कंसीडर करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। इसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड जब लोहे की खोज होगी तो उसके बाद ये 1000 से 600 बीसी के अराउंड तक का जो टाइम है उसको हम लेटर वैदिक पीरियड में कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि अर्ली की अगर सोर्स जो है वो ऋग्वेदा है, तो लेटर का सोर्स क्या है, तो लेटर का भी सोर्स आ जाएगा हमारे पास यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। रेस्ट ऑफ जो 3 वेद हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं हमें लेटर वैदिक पीरियड की, ठीक है। अर्ली की देगा ऋग्वेद और लास्ट ऑफ 3 की देगा कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, लोग किस तरह से रहते थे, ठीक है। यहाँ पे रूरल सिविलाइजेशन थी। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने क्या देखा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कि ये थी एक अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब
जब हमारे पास आई वैदिक एज, यहाँ पे हम कर रहे हैं अर्ली वैदिक में हम देख रहे हैं रूरल सिविलाइजेशन। ठीक है। अब अर्बन में तो देखो, अर्बन है मतलब तुम क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, मेन तुम्हारा काम ट्रेड है। लेकिन जब आप रूरल सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे इनकी इकोनॉमी होगी पशुपालन के ऊपर बेस्ड। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इनका मेन काम है जिससे इनकी इकोनॉमी चल रही है। एग्रीकल्चर भी होगा, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मेन होगा। अच्छा, अब हम बोलेंगे भी कौन होगा अर्ली वैदिक एज में जिसको आप बोलोगे कि ये सबसे अमीर है। जैसे आज हम वेल्थ किस चीज से मेजर करते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, इनकम आपकी कितनी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हम देखते हैं कि भाई तुम कितने अमीर हो, ठीक है, वेल्थ कितनी है तुम्हारी, इन्हीं को हम वेल्थ मानते हैं, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, ठीक है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे वेल्थ किसको कंसिडर किया जाता है, गायों को। तुम्हारे पास गाय कितनी है इससे जज होगा कि तुम्हारी वेल्थ कितनी है। ठीक है। तो सब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इस टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानवर है वो कौन हो गया है हमारे पास, गाय सबसे इंपॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री इनकी मेन ऑक्यूपेशन है जिसके ऊपर इनकी वेल्थ डिपेंड करती है। और एनिमल हस्बेंड्री जो कर रहे हैं तो उसमें मेन किस चीज को पाल रहे हैं, ये गाय को पाल रहे हैं। और देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर तुम इस चीज को कंपेयर करोगे तो तुम्हें याद आएगा कि यहाँ के जो लोग थे वो गाय को लेके अवेयर ही नहीं थे। ठीक है। इंडस वैली में हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग गाय को नहीं जानते थे, ठीक है, ऐसे किसी जानवर से अवेयर नहीं थे। लेकिन जब हम अर्ली वैदिक ईरा में आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि गाय कितना इंपॉर्टेंट पशु हो चुका है इनके लिए, कि जिसके पास जितनी गाय वो उतना वेल्दी कंसिडर किया जाएगा। अब रिलीजन की बात करते हैं तो ये लोग वर्शिप करते थे नेचुरल फोर्सेस की। अब ये काफी हद तक सिमिलर आएगा अर्ली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे, क्योंकि वहां के भी लोग जो थे वो वर्शिप किसकी करते थे, नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप करते थे। ठीक है। पशुपतिनाथ की भी करते थे, मातृ देवी की भी करते थे, लेकिन नेचुरल फोर्सेस की करते थे। ठीक है। और यहाँ पे भी सेम चीज आ रही है कि ये लोग जो है नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप करते हैं। जैसे हवा हो गई, मतलब वायु हो गई, ठीक है, समुद्र हो गया, अग्नि हो गई, ठीक है, इंद्रदेव हो गए, ठीक है, इनकी वर्शिप करते हैं। अग्नि, ऐसा मानते थे ये लोग कि अग्नि देवता जो है ये मीडिएटर का काम करते हैं इंसान और भगवान के बीच में। ठीक है। यज्ञ में अग्नि की वर्शिप की जाती है। ठीक है। ये अर्ली वैदिक ईरा से ही चली आ रही है ये प्रथा। रीजन क्या बोल रहे हैं ये लोग कि अग्नि देवता ही मीडिएटर बनेंगे हमारे, ठीक है, जो परमात्मा तक, गॉड तक हमारे मैसेज को पहुंचाएंगे। अच्छा, सोम देवता कौन होता है, सोमरस के देवता जो होते हैं सोम देवता, एक वैसे पौधों के, औषधियों के देवता माना जाता है। जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, सोमरस इंटॉक्सिकेंट होता है बेसिकली, तो उसको, उसके देवता माना जाता है इनको। अब सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि क्या इस टाइम सोसाइटी कैसी थी और फादर डोमिनेट थी, ठीक है, मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, या फिर वुमन की इंपॉर्टेंस कैसी थी। सोसाइटी यहाँ पे फादर डोमिनेट ही थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी ही थी, पर स्टिल यहाँ पे वुमन जो थी वो एक अच्छी पोजीशन पर थी। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं था कि औरतों के ऊपर कोई अत्याचार किया जा रहा था, नहीं, यहाँ पे औरतें एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, पढ़ी लिखी थी, ठीक है, यज्ञ वगैरह में भाग लेगी, ठीक है, पावर में होती थी, पावर में भी आती थी औरतें यहाँ पे। तो हम बोलेंगे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लेकिन वुमन की कंडीशन बहुत अच्छी है स्टिल यहाँ पे। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स हैं, जब हमने वेदों को पढ़ा ना तो कुछ शब्द हैं जो हमें बार बार रेपिटेशन में मिले। ठीक है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, देखो आपके लिए जो जितना जरूरी होगा उसके बारे में आप उतनी ही बात करते हो, ये हमारा नेचर होता है ह्यूमन का। ठीक है। कि जो जितना जरूरी होगा हम उसके लिए, उसके बारे में उतनी ही बात करते हैं। अगर कोई कम जरूरी है मतलब उसके बारे में बात भी हम कम कम कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हमने वेदों को पढ़ा, ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ा, ठीक है, स्पेसिफिकली ऋग्वेद की बात कर रही हूँ मैं, तो हमें एक शब्द है कुलाप जो बहुत बार मिला। कुलाप पिता के लिए यूज किया जाता है, जैसे कुल शब्द किया जाता है फैमिली के लिए यूज। ठीक है। कुल किसको बोलते हैं, फैमिली। तो कुल का जो हेड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कुलाप। कुल के हेड को बोलते हैं कुलाप। कुल हो गया पिता, सॉरी, कुल हो गया फैमिली, और कुल का जो हेड होता है वो हो गया फादर। पैट्रियार्कल सोसाइटी है जैसा हमने बोला, तो हम बोलेंगे कुलाप। अब ये जो कुलाप शब्द है ये हमें कितनी बार मिला, 335 टाइम्स जो है कुलाप वर्ड हमें देखने को मिला है वेदों में, और ये मैक्सिमम टाइम है।
ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो शब्द देखने को मिला है वो कुलाप ही है। इस कुलाप शब्द के इतनी बार मिलने के कारण, मैक्सिमम टाइम मिलने के कारण, हम इस चीज का अनुमान लगा रहे हैं कि ये सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अब एक और शब्द मिला हमें, जन। जन हम यूज करते हैं पीपल के लिए, लोगों के लिए। जन वर्ड यूज हुआ 275 में, और जन का जो हेड होता है उसको बोलते हैं राजन। ठीक है, लोगों का हेड राजन। ठीक है, अब इसके बाद इंद्र देवता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। रीजन कैसे पता चला? 250 बार इंद्र देवता का नाम आया है ऋग्वेद। ठीक है, जिसका नाम जितनी ज्यादा बार आ रहा है वो उतना जरूरी हो गया। इंद्र देवता का नाम 250 बार है, इससे हमें पता चला कि ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक ईरा में जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे हमारे पास वो कौन थे? इंद्र देवता। इसके बाद माता शब्द कितनी बार आया है? 234 टाइम्स। अग्नि शब्द 200 बार आया है। ठीक है, और कौ, गाय जो है वो 176 टाइम्स आया है। ठीक है, अब देवता देखो दो मिले हमें यहाँ पे, इंद्र देवता सबसे जरूरी और उसके बाद अग्नि देवता 200 टाइम्स। ठीक है, सबसे फास्टेस्ट, फास्टेस्ट भी हो गया तो सबसे क्या, जो फास्टेस्ट एनिमल होता है ठीक है इस टाइम में, वो था हॉर्स। ठीक है, तो अब हॉर्स फास्टेस्ट है, दैट मीन्स हॉर्स भी क्या हो गया यहाँ पे? इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो ये कैसी बात है, यहाँ पे एक हमारे पास कौ सबसे इंपॉर्टेंट होगी, एक हमारे पास हॉर्स सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। कब? अर्ली वैदिक एज में। ठीक है, और यही दो जानवर हमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिले। ठीक है, मतलब पहले के दो जानवर, पिछली सिविलाइजेशन में जो दो जानवर हमें देखने को ही नहीं मिले, अर्ली वैदिक एज में वही सबसे जरूरी जानवर यहाँ पे बन जाते हैं, गाय और घोड़ा। अच्छा, अब स्क्रिप्ट की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि वेद जो है, वेदों से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वेद लिखे गए होंगे। कौन सी स्क्रिप्ट में वेद लिखे गए हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो वेद लिखे गए थे ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, इनको लिखा गया था। ठीक है, और एक्चुअल में सच बात ये है कि जब ये टाइम चला हुआ था या इसके भी कुछ टाइम तक, स्टार्टिंग में वेदों को लिखा नहीं गया था। ठीक है, वेदों को वर्बली ट्रांसफर किया गया था। जैसे गुरु है शिष्य को ज्ञान दे रहा है तो वो वर्बली ज्ञान दे रहा है, फिर बाद में आगे जो ज्ञान ट्रांसफर हो रहा है वो भी वर्बली हो रहा है, उसको कहीं पे लिखा नहीं गया है। फिर जब आपके पास गुप्ता पीरियड आता है ना, तब जाके इनको स्क्रिप्ट किया गया था। ठीक है, तो वेद स्क्रिप्टेड हुए हैं गुप्ता पीरियड में, उससे पहले इनका वर्बल ट्रांसफर हमारे पास चला हुआ था। अब ऋग्वेद के बारे में बाकी चीजें देख लेते हैं। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? 10। अब मंडल को कैसे लेना है, ऐसे ले लो कि भाई ऋग्वेद के टोटल पार्ट कितने, जैसे एक बुक होती है ना, मल्टीपल यूनिट्स में डिवाइड होती है, तो वैसे ऋग्वेद के टोटल पार्ट कितने हैं? हमारे पास 10 पार्ट है। इन मंडलों में से सबसे नया मंडल माना जाता है पहले और 10वें मंडल को, और सबसे पुराना मंडल माना जाता है ये जो सेकंड और 7th मंडल है, इनको सबसे पुराना। सबसे नए पहला और 10वां, सबसे पुराना सेकंड और 7th मंडल को माना जाता है। ठीक है, और थर्ड मंडल की बात करें, थर्ड मंडल में एक इंपॉर्टेंट चीज है गायत्री मंत्र। हमारे पास जो दिया गया है वो कहाँ पे है? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी? विश्वामित्र ने करी थी गायत्री मंत्र की रचना। ठीक है, तो गायत्री मंत्र विष्णु को किसने दिया? विश्वामित्र ने दिया। ठीक है, तो विश्वामित्र ने करी रचना। और इसके साथ आपको पूछेंगे ये गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है? तो ये डेडिकेटेड है सूर्य देवता सावित्र को डेडिकेटेड है गायत्री मंत्र। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड है? सूर्य देवता सावित्र को। ऋग्वेद के कौन से मंडल में ये आपको देखने को मिला? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम 8th मंडल की। ठीक है, 8वां मंडल जो है ये भी बहुत पुराना है। ठीक है, मिक्स कंपोजिशन है। 9th मंडल जो है इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सोम की, सोम देवता। ठीक है, सोम देवता जो सोमरस के देवता है, उनके बारे में 9वें मंडल में दिया हुआ है। फिर जब 10वें मंडल की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं महासुक्तिया मंडल। 10वें को बोलते हैं महासुक्तिया मंडल। इसको महासुक्तिया मंडल क्यों बोलते हैं? ठीक है, इसको महासुक्तिया मंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी में हमें पुरुष सूक्त के बारे में पता लगता है। ठीक है, पुरुष सूक्त में क्या दिया गया है? देखो, आज हम बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी की डीमेरिट है कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये कास्ट सिस्टम के बारे में सबसे पहले
जो आपको इंफॉर्मेशन या सबसे पुरानी जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, ये 10वें मंडल में दी गई है। ठीक है, इसी में लिखा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। और इसमें लिखा गया है कि जो ब्राह्मण है वो परमात्मा के सिर से निकले हैं, ठीक है, मतलब बने हैं। क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से बने हैं, वैश्य जो है उनके थाइस से, और शूद्र उनके फीट से। ठीक है, अब इसी तरह से इन्हीं चीजों को पढ़ के जो है इंसान ने दूसरे इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दी कि देखो शूद्र तो प्रभु के पैरों से बने हुए हैं, ठीक है, और देखो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो बुद्धि और बल का प्रतीक है, एक तरह से सिंबल है। ठीक है, तो इन चीजों को गलत तरीके से लिया गया और आज ये हमारी सोसाइटी की एक बुराई बन चुके हैं। तो आपको पूछेंगे कौन से मंडल में कास्ट सिस्टम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है सबसे पुरानी, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इसको महासूक्तीय मंडल भी कहते हैं, पुरुष सूक्त जो है ये इसमें हमें देखने को मिलता है। ओके, अब ऋग्वेद में कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पूछेंगे सबसे जरूरी नदी क्या है। ठीक है, अगर हमने पढ़ा नहीं हो तो हम फटाफट टिक लगा देंगे गंगा सबसे जरूरी है, लेकिन नहीं, ऋग्वेद में जो सबसे जरूरी नदी थी वो थी हमारे पास इंडस रिवर, जिसको हिंदी में सिंधु बोलते हैं। लेकिन पूछेंगे सबसे, ये तो है सबसे ज्यादा टाइम मेंशन रिवर, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेंशन है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट रिवर ऋग्वेद में कौन सी है, इंडस। लेकिन मोस्ट सैक्रेड रिवर, मतलब कि एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाली जो रिवर है वो कौन है हमारे पास, सरस्वती। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस, सैक्रेड रिवर सरस्वती। अब आपको पूछेंगे भी गंगा का नाम कितनी बार दिया गया है ऋग्वेद में, तो सिर्फ एक बार हमें गंगा का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, यमुना का नाम हमें देखने को मिल रहा है 3 बार, गंगा का नाम हमें सिर्फ एक बार देखने को मिला है, और यमुना का नाम हमें देखने को मिला है 3 बार। अच्छा, गंगा को ऋग्वेद में क्या बोला गया है, आपने पढ़ा होगा शब्द गौरा, ठीक है, तो गौरा किसका नाम है, गंगा को बोलते हैं गौरा। बाकी यमुना का नाम तो आपको पता ही है, वेदों में क्या दिया गया है, कालिंदी। ठीक है, ये थोड़े से पता होने चाहिए किसका नाम क्या है, तो गंगा का नाम है वेदों में गौरा, यमुना का नाम है कालिंदी। ठीक है, वेदों की रचना किसने करी, ऋषि वेद व्यास ने करी थी वेदों की रचना। बड़ा इजी सा क्वेश्चन, वेदों को किसने रचा, वेद व्यास ने वेदों की रचना की है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देवता, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसका नाम जितनी ज्यादा बार आए हम कंसीडर करेंगे कि वही उतना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इंद्र देवता का नाम आया 250 बार, तो हमने माना सबसे जरूरी देवता इंद्र। अग्नि का नाम आया हमारे पास 200 बार, ठीक है, तो अग्नि हो गए, वो भी इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरे और भी देवता जैसे वरुण हो गए, सोम हो गए, मित्र हो गए और उषास हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट थे, पर मेजर सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, इंद्र एंड अग्नि। ओके, अब करते हैं वैदिक पृष्ठ की बात। ठीक है, वेदों को जो पढ़ते हैं, खासकर ऋग्वेद की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं ना उसको बोलते हैं होत्री। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, होत्री। ठीक है, अब यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, अध्वर्यु। ठीक है, सामवेद को पढ़ने वाले को बोला जाता है उधात्री। ठीक है, और ब्राह्मण, ठीक है, अथर्ववेद को जो पढ़ते हैं, वैसे हाँ, हाँ ठीक है, तो ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, हमारे पास यहाँ पे होत्री बोलते हैं, अध्वर्यु हो गया, उदात्री हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब वैदिक लिटरेचर की बात कर लेते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों में वैदिक रिचुअल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ब्राह्मण क्या है, एक ऐसे टेक्स्ट जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वैदिक रिचुअल्स की। ठीक है, अब अर्ण्य क्या होते हैं, अर्ण्यक ऐसे एक किताबें होती हैं, ग्रंथ होती है जिनकी रचना जो है जंगलों में की गई, जिनकी रचना जंगल में की गई थी वो होते हैं हमारे पास अर्ण्यक। फॉरेस्ट बुक भी इसके लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो जंगलों में इनकी हुई रचना, सेम चीज यहीं पे एक्सप्लेन की गई है। अब उपनिषद क्या होते हैं हमारे पास, एक मिनट, उपनिषद हमारे पास क्या होते हैं, देखो उपनिषद को ही वेदांत बोलते हैं। वेदांत शब्द को पहले हम समझते हैं, वेदांत मतलब वेदों का अंत। ठीक है, वेद मतलब, वेद होता है नॉलेज, ठीक है, और अंत मतलब की एंड।
तो ऐसी ऐसी बुक्स ले सकते हैं हम जहाँ पे वेदों का अंत हो जाता है, एंड ऑफ नॉलेज। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यहाँ पे नॉलेज खत्म है, हम ये बोल रहे हैं कि इसके बाद आपको कोई और नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। वेदों में जो ज्ञान है वही हमारे मोक्ष का रास्ता है, ठीक है। अगर वेदों में जो ज्ञान है वो आपको मिल गया है तो इसके बाद जो है आपको किसी और कोई और संसारिक ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उपनिषद को हम और क्या बोलते हैं, उपनिषद को हम और बोलते हैं वेदांत, वेदों का अंत। उपनिषद टोटल कितने हैं हमारे पास, 108 उपनिषद प्रेजेंट है। और उपनिषद कैसे लिखे गए या इनमें है क्या, उपनिषद को बोलते हैं गुरु के सानिध्य में प्राप्त ज्ञान। ऐसी नॉलेज जो गुरु के साथ रह करके गुरु के सानिध्य में हमने प्राप्त करी, वो होता है उपनिषद। वही सब कुछ जो है इसमें लिखा गया है। एक चीज हम देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे ये ब्राह्मण नहीं ब्रह्मा है ये, ठीक है। जो हम ये बोलेंगे कि अथर्व वेद को जो रिसाइट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। ये ब्राह्मण नहीं ब्रह्मा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, ओके। तो उपनिषद कितने नंबर आपने हमेशा याद रखना है, 108 है। उपनिषद क्या होते हैं, गुरु के सानिध्य में प्राप्त ज्ञान, ऐसी नॉलेज जो गुरु के साथ रहकर आपने पाई हो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम देखेंगे यहाँ पे पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से उस टाइम की जो सोसाइटी थी कि पॉलिटिकली या सोशली ऑर्गेनाइज थी। तो सबसे पहले आती है फैमिली, ठीक है। फैमिली को क्या बोलते हैं, कुल। और कुल का हेड होता है कुलाप या कुलपति, जिसको पिता बोलते हैं, मैंने पीछे भी बोला। तो सबसे पहले आया कुल, कुल बोलते हैं फैमिली को, और फैमिली का हेड मतलब फादर, फादर कुलाप या कुलपति शब्द यूज होता है। कुल के बाद आता है ग्राम, ठीक है। ग्राम क्या होता है, कुल विश्व ग्राम जन, कुल विश्व ग्राम जन। एक मिनट है ना, खत वैसे गई है, यही है। हाँ, तो उसके बाद आता है ग्राम, ग्राम मतलब गांव। गांव का जो हेड होता है उसको बोलते हैं हम ग्रामीणी। और उसके बाद आता है विश्व। विश्व जो होता है, जो एक क्लेन होता है एक तरह से, जैसे हमारे पास आ जाएगी कोई डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, विश्व, विश्वपति, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट या फिर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे आपके पास आ गया एक टाउन, ठीक है। ये आ गई आपके पास फैमिली, ठीक है। ये आ गई हमारे पास विलेज, ठीक है। और बहुत सारी विलेजेस को मिला करके हमारे पास बनता है टाउन, ठीक है। मतलब कि विश्व, विश्व का जो हेड होता है उसको बोलते हैं विश्वपति, ठीक है। और बहुत सारे टाउन्स को मिला करके हमारे पास बनेगी डिस्ट्रिक्ट, जिसको बोलते हैं जन, ठीक है। और जन का हेड होता है राजन। तो पहले हमने देखा कुल, कुल मतलब कि फैमिली, कुल का हेड कुलाप या कुलपति। फिर आता है ग्राम, ग्राम मतलब कि गांव, विलेज। ग्राम का हेड होता है ग्रामीणी, ठीक है। फिर आता है विश्व, विश्व को कंसीडर करते हैं हम टाउन। जब बहुत सारे गांव को मिलाया तो हमारे पास एक टाउन बना जिसको विश्व बोला गया, विश्व का हेड होगा विश्वपति। और जन, जन होता है जो डिस्ट्रिक्ट होती है उसके लिए यूज किया जाता है, जन मतलब लोग, ठीक है। तो जन का हेड होता है राजन, ठीक है। और ये जो राजन है ना, ये हेरिडिटिकल नहीं होगा, ठीक है, इलेक्टेड होता है ये एक तरह से। हेरिडिटिकल राजन नहीं पाया जाता था उस टाइम। ओके। अब ऋग्वेद का उपवेद कौन सा होता है, ऋग्वेद का उपवेद होता है हमारे पास आयुर्वेद, ठीक है। अच्छा, मेडिसिन के देवता कौन होते हैं, धन्वंतरी को बोलते हैं मेडिसिन के देवता। और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तुकी ब्राह्मण, ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण हुआ ऐत्रेय और कौस्तुकी। ऋग्वेद में उपवेद क्या हुआ, ऋग्वेद का आयुर्वेद हुआ, ठीक है। गॉड ऑफ मेडिसिन धन्वंतरी को हम बोल रहे हैं। ब्राह्मण टेक्स्ट कौन से, ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौस्तुकी। अब करते हैं सामवेद की बात, ठीक है। सामवेद को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है। सबसे पहले ये सारे गामा पा जो इंडियन म्यूजिक है उसके बारे में जो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सामवेद से मिलती है। अब मैंने बोला म्यूजिकल फॉर्म है, तो ये गद्य फॉर्म में लिखे होंगे या पद्य फॉर्म में लिखे होंगे, तो ये मिलते हैं हमें पद्य फॉर्म में। मतलब कि एक तरह से जो पोइट्री फॉर्म होती है ना उसमें हमें सामवेद जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये ऋग्वेद फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। फिर उसके बाद इसमें क्या पाया जाता है ये तो मैंने बता दिया। जैसे सारे गामा पा का सबसे पहला जो सोर्स है, सबसे पुराना सोर्स है हमारे पास, वो कौन है, सामवेद है, ठीक है।
सामवेद में सावित्र देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता, इन सब के लिए मंत्र हैं, ठीक है, इनको डेडिकेटेड है ये। जो इनको रिसाइट करते हैं, पहले भी मैंने बताया, उनको उदात्री बोलते हैं। ब्राह्मण टेक्स्ट कौन सा है सामवेद का, तो पंचविश, और उसके बाद तांडव्य ब्राह्मण भी इसी को बोलते हैं। पंचविश का ही दूसरा नाम है तांडव्य ब्राह्मण, ठीक है। तो ये है सामवेद का ब्राह्मण, पंचविष्य तांडव्य ब्राह्मण। और उपवेद कौन सा है सामवेद का, तो गंधर्व वेद जो है सामवेद का उपवेद है। उपवेद हुआ गंधर्व वेद, ठीक है, और ब्राह्मण टेक्स्ट हुआ पंचविश, जिसको तांडव्य ब्राह्मण भी हम बोलते हैं। अब बात करते हैं हम यजुर्वेद की। यजुर्वेद जो है इसको बोलते हैं वेदा ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। यजु का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस, मतलब कि जो यज्ञ होगा ना, तो यज्ञ के क्या क्या विधि विधान होंगे वो सारे इसमें लिखे होते हैं, कि यज्ञ के मंत्र उच्चारण, यज्ञ की विधियां, यज्ञ में जो रिचुअल सेक्रीफाइस परफॉर्म करने हैं, वो सब कुछ यजुर्वेद में दिया हुआ है। अब यजुर्वेद अकेला ऐसा वेद होगा जो पोइट्री और स्टैंजा दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब इसमें आपको गद्य भी मिल जाएंगे और पद्य भी मिल जाएंगे, ठीक है। स्टैंजा और पोइट्री दोनों फॉर्म में ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका जो ब्राह्मण टेक्स्ट है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। और इसका उपवेद आता है हमारे पास धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है। ब्राह्मण टेक्स्ट है इसके तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट हमारे पास आता है अथर्ववेद। सबसे नया जो वेद है हमारे पास वो अथर्ववेद है, सबसे लास्ट में बोला बना है ये, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, चार्म, स्पेल, हीलिंग, मेडिसिन, मैजिक वगैरह, ठीक है। अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू, पवित्र जादू, हाँ पवित्र जादू बोलते हैं अथर्ववेद को, ठीक है। इसमें जैसे ब्लैक मैजिक के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, आयुर्वेद, मेडिसिन के बारे में हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, अलग अलग बीमारियों से उपचार की, इविल पावर से कैसे बचना है, इविल स्पिरिट वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में हमें अथर्ववेद से जानकारी मिल जाती है। अच्छा, अथर्ववेद को जो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं ब्रह्मा, ठीक है। इसका ब्राह्मण टेक्स्ट है गोपत ब्राह्मण, ठीक है, और इसका उपवेद है हमारे पास शिल्पवेद। अब इतना हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। इसके नेक्स्ट इस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू।